नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कांग्रेस की मुसीबतें, दिक्कतें, संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही सलमान खुर्शीद और शशि थरूर इस अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो 7 शिष्टमंडल बनाए गए थे पाकिस्तान की करतूतों से पूरे विश्व को वाकिफ करवाने के लिए। लेकिन अब सीडीएस के जनरल अनिल चौहान के स्टेटमेंट को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे एक मरतबा फिर चाहते हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। उस सत्र में चर्चा की जाए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, पहलगाम पर कैसे हुआ, और जो सीज फायर हुआ उसमें यूएस की क्या भूमिका थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक मरतबा फिर ये कह रहे हैं कि मैंने इंटरवेन कर करके सीज फायर का जो सीज फायर है वो करवाया है, जो लगातार परमाणु युद्ध होने के कगार पर था उसको मैंने रोका है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये शिमला समझौते का सीधा सीधा अपमान है। शिमला समझौता ये साफ तौर पर कहता है कि जो बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो भी विवाद होगा उनको दोनों मुल्क आपस में मिलकर के निपटाएंगे, यानी सुलझाने का जो काम है दोनों मुल्कों का है। ये मध्यस्थता की जब बात आती है तो आप सुन लीजिए कि ये सीधा सीधा यूएस की मध्यस्थता मतलब शिमला समझौते का सीधा सीधा अपमान है, ये कहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सीज फायर कराने का दावा फिर दोहराया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए खड़गे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के फिर दावे को दोहराया है। ये शिमला समझौते का सीधा अपमान है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र सुरक्षा मुद्दों पर पारदर्शिता नहीं बरत रहे और युद्ध विराम की शर्तों को स्पष्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम देश के हित में था, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा खड़गे ने कारगिल युद्ध की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की है। पहले हम बताते हैं कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा है, उनका क्या कहना है सीडीएस का। पहले हम वो बताते हैं जिसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे को दिक्कत हुई है। I think what is important is that not the jet being down, but why they were. Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. A lot of people, and we want to put an end to it. So hopefully, strategic stability, to bring about strategic stability, it requires 2 hands to clap together, to join together. Hopefully, they understand this, and we can then look at things differently. We had one more question as to what were the kind of lessons which we had drawn from this particular conflict. You know that in this particular conflict, we have not only indigenous systems which were fielded in this conflict, but equipment from vast number of countries. Means India doesn't depend on one nation for its defense needs. So it's a number of capabilities which were put together, and most of these capabilities were put to good effects, the results of which were visible, the evidence of which was demonstrated, and most of the systems actually functioned quite well. It will be difficult to comment at this particular point of time the equipment which was used by the other side, the capabilities of that equipment. But you are aware that we were able to penetrate the air defenses as long as 300 kilometers with point accuracy and target airfields and infrastructure deep inside Pakistan. So that indicates the functionality of the equipment. So, but a lot of work still needs to be done as to what was used and how what समस्या कुछ और भी है, फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ और भी है। जो 7 शिष्टमंडल बनाए गए हैं उनमें एक सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं और शशि थरूर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
विदेशों में जाकर के पाकिस्तान की करतूतों को, काली करतूतों को का पर्दाफाश कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं विदेशों में जाकर के पाकिस्तान ने उस दिन पहलगाम में क्या किया और जिस तरीके से उसका जवाबी कार्रवाई की गई उसको भी सही ठहरा रहे हैं। ये भी एक कारण मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस की बेचैनी का, बौखलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का हो सकता है। पहले मैं बताऊंगा कि शशि थरूर विदेश में जाकर के किस तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके, देश को ऊपर मान करके वो अपना नेतृत्व, जो जिस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े विस्तार से जिस भी मुल्क में जाते हैं विस्तार से बताते हैं कि पाकिस्तान कितना नापाक मुल्क है। और पहले मैं बताऊंगा शशि थरूर ने क्या कहा, उसके बाद सलमान खुर्शीद 370 पर क्या बोलते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि शशि थरूर ने क्या कहा। A little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. There can be no equivalence between those who dispatch terrorists. Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. And it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did for 4 days and when we tried to give a message to Pakistan. चलिए, तो देखा किस तरीके से 370 5 अगस्त 2019 के फैसले को, हालांकि कांग्रेस इसका लगातार विरोध करती है, निरंतर विरोध करती है कि असंवैधानिक तरीके से इसको हटाया गया था, 370 में संशोधन किया गया था, 35 को हटाया गया था। लेकिन सलमान खुर्शीद विदेशों में जाकर के इसकी तारीफ कर रहे हैं कि हालात में सुधार आया है। अभी हम आपको अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवा देते हैं। रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कैप्टन अनिल गौड़ रक्षा विशेषज्ञ है, आशीष हांडा, डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत में ये कहना चाहूँगा, आशीष जैसे जानना चाहूँगा, आशीष जी क्या वाकई में ये जो क्लेम किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि मैंने इंटरवेन किया, ये शिमला समझौते का अपमान है, ये कांग्रेस का कहना है? आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी। विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है हु हैज हिज आर्म लॉन्ग इनफ टू पैट हिज ओन बैक, यानी अपनी पीठ थपथपाने जितनी लंबी बाजू उनकी है, ये पूरा विश्व जानता है, जिसका पहले भी वो प्रत्यक्ष और प्रमाण कई बार दे चुके हैं। वो खुद को शांति दूत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो इजराइल और गाजा की लड़ाई हो, और चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान का ये टसल हो। लेकिन इंडिया ने बार बार इस बात को कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो दो लोग इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस मामले पे बात करेंगे, तीसरे आदमी की कोई जगह नहीं है। तीसरा कोई भी कुछ भी बीच में आके कहता रहे तो कहता रहे। दूसरा, हम ये भी कह चुके हैं कि बात होगी तो सिर्फ पीओके और टेररिज्म के ऊपर होगी। तीसरा, हम ये भी कह चुके हैं कि भैया हमारे यहाँ पे ट्रेड और टॉक
एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता हम रखना नहीं चाहते ट्रेड को लेके। और चौथा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। हमारे चारों इंस्टेंस एकदम क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं और बार बार कहे जा चुके हैं। और खुद ट्रंप साहब की पिछले 5 दिन के अंदर कई स्टेटमेंट चेंज होके जो आई हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, वो जाने। लेकिन इंडिया ना तो किसी से दबा है, ना झुका है, और ना ही आज की डेट में दबेगा, क्योंकि आज ये बदला हुआ चलिए। भारत है जो क्लियरली चलिए, सब लोग जगदीप जी जानते से हैं जानना कि चाहते इंडिया ने हैं। खुद को एस्टेब्लिश करके दिखाया है। जगदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि अपमान है, शिमला समझौते का सीधे तौर पर अपमान है अगर तीसरा मुल्क मध्यस्थता करता है। और ये बार बार रिपीटेडली डोनाल्ड ट्रंप इस बात का हवाला दे रहे हैं कि मैंने इंटरवेन किया था। जगदीप जी। विनोद जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। देखिए, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप किस व्यक्तित्व के स्वामी हैं, ये सारी दुनिया जानती है, जग विदित है। उनका अभी हाल दिया एक बड़ा शर्मनाक बयान, जिसे मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने वो शब्दों का प्रयोग किया, वो कम से कम अनऑफिशियली भी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को सूट नहीं करता। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो हमारे ट्रंप चचा हैं भक्तजनों के, इनका अडानी साहब की गर्दन पर पैर है। एक नहीं, दो नहीं, अब तो 9 मर्तबा वो दुनिया के अलग अलग मंचों से ये दावा कर चुके हैं कि वो व्यक्ति थे who had played a very pivotal role for the ceasefire। इसके अलावा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जो है यूएस के एक स्टेट के लोकल कोर्ट में बकायदा एफिडेविट देकर ये दावा कर चुके हैं। हो सकता है उन्हें तवक्को हो कि वो नोबेल पुरस्कार जो शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए दिया जाता है, उसके लिए अपने आप को एक प्रतिभागी माने। लेकिन देखिए, सवाल ये है, केवल ट्रंप का दावा एकमात्र प्रश्न नहीं है जिस पर कांग्रेस संजीदा है। हमने बहुत सारी ऐसे चलते हुए ज्वलंत सुलगते सवाल भाजपा के समक्ष रखे हैं, जिनका कोई प्रत्युत्तर अभी तक देश को नहीं मिला। फिर चाहे वो आईएमएफ में 25 में से 24 देशों के नुमाइंदों की हरी झंडी पाकिस्तान को मिलना हो, रशिया का अभी हाल $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की कई दशकों से बंद पड़ी स्टील फैक्ट्री पर करने की बात हो, वो तालिबान और इजराइल को छोड़कर दुनिया के किसी अन्य देश के भारत के साथ पाकिस्तान मुद्दे पर ना खड़े होने की बात हो, वो पहलगाम हमले में हुई बहुत बड़ी चूक की बात हो, वो विदेश मंत्री द्वारा स्वयं ये कह देने की बात हो कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था, या सीडीएस चौहान का बयान, ये तमाम बातें हैं जिन पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। जी चलिए, मैं अनिल गौर जी के पास जाऊंगा, कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब, ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं बदली जा रही है, कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बताना चाहिए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है। कैप्टन गौर की क्या राय है? विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं सिर्फ एक चीज बाकी भी पैनलिस्ट से चाहूँगा, जैसे मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ तो वो भी मेरी बात पूरी ध्यान से सुन ले, उसके बाद में जो कमेंट करना हो करें, बीच में ना बोलें। बात यह है, देखिए मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, क्या ये ऑपोजिशन के लीडर्स हमारे देश के हित में बोल रहे हैं या हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं? इनको खुद सोचना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि एक देश के अंदर आप कहते हैं हमने जी पूरा जी एकजुट होके हम पूरा जी गवर्नमेंट के साथ थे, हमने जी सर खड़े हुए हैं उनके साथ, फिर आप ऐसे सवाल उठाते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है, जिनका प्ले जो कहते हैं ना प्लेयर राइट जो है, जो स्क्रिप्ट लिखी है वो चाइना ने और पाकिस्तान ने लिखी है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं इसके लिए क्यों मैं कह रहा हूं। ये जो रफाल डाउन होने की बात जो है, देखिए एक चीज बड़ी साफ है, सारी दुनिया को पता लग गया है, दो चीजें, अमेरिकन जहाज और चाइनीज जहाज और बाकी चाइनीज इक्विपमेंट जो है वो इस युद्ध के अंदर वो उनका खात्मा हुआ है। और ये बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को आपको
आपको पता है कि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे कि उसका जो सारा दामोदार है जी, उनकी बिल्कुल। इकोनॉमी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो F-35 जो उनका गिरा है उसके ऊपर उनको बहुत एक, अब मैं कहूंगा, झटका लगा है। दूसरा, चीन के साथ में उनकी जो बड़े दावे करते थे कि ये जो J-10 है हमारा, JC-10 है, और PL-15 जो मिसाइल है जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज चलती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है बियॉन्ड, मतलब जहां से आपकी आंख देखती है उसके भी उधर से फायर करती है, वो पूरी की पूरी आपको वहां हिंदुस्तान में गिरी हुई मिली है। अब वो हिंदुस्तान वहां से उठा के तो नहीं ना लाया, बिल्कुल। वो फायर हुई है और वो उधर गिरी है। तो ये क्या दर्शाता है? ये चीजें जो हैं ये, और दूसरी बात, तीसरी बात, उनका जो वहां पे HQ-10 जो दिया इन्होंने, एक बड़ा एक रडार सिस्टम जो मतलब एयर डिफेंस वगैरह के लिए, उसको पता ही नहीं लगा कि कब वहां पे वो अटैक हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, और पता ही नहीं लगा। ड्रोन आके उसके उसी के रडार सिस्टम को सारा तोड़ गए। और इसके अंदर एक और रडार सिस्टम था जो अमेरिका ने सप्लाई किया हुआ था। आप कहते हैं अमेरिका की बुखलाहट क्यों है आज? डोनाल्ड ट्रंप अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली उनको दिख रहा है कि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री जो है, जो सारी दुनिया को, सऊदी अरेबिया से लेकर आगे तक जितने देश हैं उनको जो बेच रही है, उसके अंदर सब में सवाल उठने शुरू हो रहे हैं कि भाई ये क्या, किस तरीके का इक्विपमेंट था इनका कि अगर हिंदुस्तान का अटैक जो है वो उसको बिल्कुल देख भी ना सके और ना उसको वो नष्ट कर सके जी। फिर तीसरी बात, अब चीन ने क्या किया? देखिए, चीन की बड़ी एक स्ट्रेटजी है और वही पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है। और अफसोस की बात मेरे को कहना पड़ता है कि हमारे इधर भी देश के अंदर कुछ पत्रकार हैं, कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो चीन की बातें उठा के सीधा सीधा डाल देते हैं अपने अखबारों के अंदर और लोगों के आगे। चीन ने क्या किया? टेलीग्राफ, एक आपको पता है बहुत बड़ा अखबार है इंग्लैंड का, उसके अंदर, और उनको पैसा कितना देते हैं वो सारा सबको पता है। उन्होंने स्टोरी प्लांट की उसके अंदर कि जी हमारा जो जहाज था, हमारा जो JC-10 था, उसने, उसके रडार ने रफाल को देखा, रफाल के ऊपर उसने P-15 मिसाइल फायर की और 9 सेकंड्स जो है, ये मैं आपको उसकी स्टोरी बता रहा हूँ टेलीग्राफ की, आप पढ़ लीजिए उसके अंदर क्या लिखा है। 9 सेकंड्स था उसको रिएक्शन टाइम, पायलट को वो नहीं कर सका इसलिए हमने रफाल उड़ा दिया। अरे भाई, रिएक्शन टाइम कौन बताएगा? आपका जहाज में बैठा हुआ जो मिसाइल फायर कर रहा है, या जो हमारा जो पायलट बैठा है वो बताएगा कि मेरे पास कितना रिएक्शन टाइम था? है तो ये तो कहानी है उनकी। तो ये जो चीजें हैं, मेरी सिर्फ एक विनम्रता है सारी ऑपोजिशन से, आप सवाल उठाइए, बड़े अच्छे से उठाइए, आप सत्र में बुलाइए, पर अफसोस की बात यह है कि जो सत्र में जो जिस हिसाब से आप पूछे वही चीजें जो है पाकिस्तान मीडिया लेके आप ही के सवाल और आप ही के लीडरों की शक्लें लगा के और सारा बताता है दुनिया को, देखिए जी ये इनके अपने ही लोग ये कह रहे हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है। तो ऐसी बात है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं और मैं क्या, चलिए रवि, सोचता हूं कि यार देखो हम कहां पे है, हम कहां पे है, हम फौज। चलिए रवि अरोड़ा जी के पास चलते हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हाल है? क्या विशेष सत्र की जरूरत है? विशेष सत्र में फिर वही सवाल उठेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर ने कैसे पहले कह दिया कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था, सीडीएस का मसला उठेगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे। क्या वाकई में विशेष सत्र की जरूरत है? रवि जी। विनोद जी 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 बिल्कुल विनोद जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार के फैसले, सक्षम फैसले का जो है समर्थन विपक्षी पार्टियों के नेता दुनिया भर में जाकर कर रहे हैं, खासकर सलमान खुर्शीद और शशि थरूर की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रकार से उन्होंने खुलकर सच बोला है, दुनिया के सामने सच बोला है कि बेशक से शशि थरूर ने कहा कि फर्स्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन हो सकता है कांग्रेस इसे गलत माने। दूसरा, सलमान खुर्शीद जो एक मुस्लिम नेता है, वो देश के बड़े जाने माने नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस से कोई छोटे नेता नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि 370 की हटने के बाद वहां पर खुशहाली आई थी, वहां रोजगार बढ़ा था, वहां तरक्की की थी कश्मीर ने, और वहां पर उस तरक्की को झेल नहीं पाया पाकिस्तान, शायद इसीलिए उसने हमला किया, तो मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के सामने कि मोदी सरकार के डिसीजन सही थे। दूसरी बात, जिस प्रकार से देखिए पहलगाम हमले के बाद हमला होता है, उसके बाद सरकार जो है सेना को फ्री हैंड कर देती है और सरकार सेना को डिसीजन लेने के लिए कहती है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना उनको धज्जियां उड़ाती है। ऐसे में अब सीडीएस का जो बयान बड़ा एक सवाल पूरे देश के सामने जरूर है
कि आखिर ये ऐसा क्यों। सीडीएस को अगर बोलना था तो देश के सामने बोलना चाहिए था, देश की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया आगे बोलना था, हिंदुस्तान की जनता के आगे बोलना चाहिए था। जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पीसी होती है, और देश को जो बताया जाता है, तो वो बातें क्यों नहीं रखी गई जो वहां सिंगापुर में विदेशी मीडिया के सामने ये सब बताया जा रहा है। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्योंकि मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी जो है साजिश है। मुझे लगता है इसका भी खुलासा देश की जनता चाहती है। जहां तक बात हो रही कि सत्र बुलाया जाए, तो मुझे लगता है अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सरकार बार बार कह रही है कि सत्र को ये बुलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो जाए। सरकार अभी कुछ भी है देश के सामने जिससे देश का हित हो, और आप ऐसी बातें करके विपक्ष पड़ोसी मुल्क का ही नहीं, पूरी दुनिया का जो दुश्मन है हिंदुस्तान के, उनके हाथ में मैं समझ रहा हूँ रेवड़ियां दे रहे हैं कि आप बोलो हमारे खिलाफ, क्योंकि हम खुद इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अभी शांत रहने का समय है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं बार बार निकल के बाहर आ रहे हैं, वो अपने बिलों से बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं, वो दोबारा वहां पे बनाएंगे, उन अड्डों को फिर खत्म किया जाएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत तब पड़ती अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका होता। मुझे लगता है हमें भरोसा है मोदी सरकार पर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जो दुनिया भर में जाकर डॉक्टर आशीष जी से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जगदीप जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल किए हैं आप पे, दागे हैं लगातार, एक पर एक सवाल दागे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर पहले ही कह देते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आ रहे हैं, इतने बजे अटैक करेंगे। फिर उन्होंने सीडीएस का भी हवाला दिया और बहुत सारे हवाले दिए उन्होंने। देखिएगा विनोद जी, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कौन है आज की डेट में, वो आपके लोग सभी दर्शक समझते हैं। कांग्रेस वो है जो खाती हिंदुस्तान का है, गाती पाकिस्तान का है, पैसा चाइना से लेती है और ऑफिस अपना जाके बनाती है कहां पे, हम सब जानते हैं, जो टर्की के अंदर। अभी समझिएगा, ये कहते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि उनको पहले ही बता दिया था। अब ये फैसला कर ले इनको किसकी बात पे यकीन करना है, क्योंकि इनके चहेते पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और सारे लोग बार बार आके ये कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद इंटरव्यू में कहा कि हम तो 9 और 10 को भारत पे अटैक करने का सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी ब्रह्मोस मिसाइल ने आके हमें निस्ते नाबूद कर दिया, हमारे सैनिक ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे आतंकवादी अड्डों को बर्बाद कर दिया। अब ये किस पे यकीन करेंगे, ये फैसला कर लें। क्योंकि अगर ये यूएस पे यकीन करते हैं तो भी मैं बता दूं कि यूएस मिलिट्री एनालिस्ट है एक जॉन स्पेंसर करके, गूगल कर लें जी। इन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा अपने न्यूज़पेपर के लिए, जिसका टाइटल दिया इन्होंने कि इंडिया वन टेक्निकल वॉर, पाकिस्तान लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सी। अब ये किस पे इतबार करेंगे ये बता दें। असल में हुआ क्या है कि ये जो पाकिस्तान या जो चाइना चाहते हैं कि भाई हम तो बाहर हर जगह ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि हिंदुस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया, और पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ। उसी प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जयचंदों के रूप में कांग्रेस पार्टी कर रही है। वरना आप सोचिएगा, जयराम रमेश कंपेयर क्या करते हैं, अपने ही देश के एमपीज को टेररिस्ट के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं इधर एमपी घूम रहे हैं, उधर टेररिस्ट घूम रहे हैं। सोच देखिएगा इनकी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी क्या कहते हैं, अरे मोदी तो पीओके ला नहीं सका, राहुल गांधी को आगे कर देते, वो राहुल गांधी तो 2 टुकड़े करके पीओके ले आता। हम सब जानते हैं राहुल गांधी की क्या लियाकत है। अच्छा, इतने ही काबिल थे तो कांग्रेस ने जो 7 बड़े नेता चुने जो डेलीगेशंस को हेड करेंगे, उस तक में इन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं दिया। अरे इन्होंने तो शशि थरूर का भी नाम नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि शशि थरूर जो है कांग्रेस की लाइन से हटके राजनीति छोड़ के राष्ट्रनीति की बात करेंगे। कांग्रेस की लाइन क्या है? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस। और शशि थरूर क्या कहते हैं, मेरे लिए इस समय पार्टी से बड़ा देश है। ये बातें कैसे हजम होगी इनको? सलमान खुर्शीद की बातें कैसे हजम होंगी जो कहता है 370 हटाने के बाद वहां पे तो समृद्धि आ गई और पाकिस्तान की आंख में जम्मू कश्मीर की समृद्धि खटकने लगी। क्योंकि ये उस जमात के लोग हैं जहां पे अजय राय नींबू मिर्च लगा के राफेल के मेवान को दिखाते हैं।
अरे वही चलिए लीगो जगदीप। मिक्स तो तुम्हारे राहुल गांधी के गले में डॉक्टर साहब भी चढ़ा है, जगदीप जी जो से आज जान तक लेते हैं। लॉन्च ही नहीं हो जगदीप पाया। जी कम जी से कम उस चलिए प्रोजेक्ट को जगदीप launch जी तो से जान करो। लेते हैं। जगदीप जी, आपको जयचंद भी कहा गया, आपको ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के एजेंडे को आप सपोर्ट करते हैं अपने बयानों को देकर के, और आपके नेताओं के बयान जो है पाकिस्तान मीडिया में बड़े हाईलाइट्स होते हैं। जगदीप जी। विनोद जी, मैं बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ, benevolently, I do have few very crucial kind of questions which I would like to ask all the three different spokesperson of BJP जी who are जी in this जी debate right now. श्योर The very first thing, as राफेल के बारे में बात की थी, तो मैं पूछना चाहता हूं 3 गुना ज्यादा पैसे देकर आप जो राफेल लेकर आए, उसका सोर्स कोड आज तक आपने क्यों नहीं लिया? F-35 पर जब एलन मस्क उसे जंक बता चुका है, आपने भी खुद कहा अपने बयान में, जो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, तो फिर F-35 को खरीदने की योजना क्यों बनाई गई? तीसरी बात, जो यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के सबसे बड़े चाटुकार पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने बकायदा कांग्रेस से लिखित में माफी मांगी थी, वो खबर दिखाने के लिए, जो दरअसल टर्की की एक लोकल म्युनिसिपैलिटी का कांग्रेस भवन था, जिसके ऊपर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बताकर खबर चला दी थी, 1 घंटे का शो चला दिया था। तो ये झूठ है जो इन्होंने। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं, और 2 मिनट में आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे बात बताने दीजिएगा। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर अर्ज करूंगा, हमारा अज़्मे सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी का रहगुजर हो जाए, उसी को हक है इस जमाने में जीने का, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। सबसे पहले मैं जरा शशि थरूर साहब के बारे में बता दूं। आपको याद होगा अक्टूबर 2018 में शशि थरूर साहब का बयान था, मेरे महादेव के शिवलिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, एक लोकल पत्रकार विनोद के जोश का हवाला देते हुए कारवान मैगजीन के लिए, कि नरेंद्र मोदी उस बिच्छू की तरह है जो शिवलिंग पर बैठे हैं, जिनको चप्पल से हटाया नहीं जा सकता। ये किसने कहा? शशि थरूर ने। सर्जिकल स्ट्राइक पर क्रेडिट देने की बात किसने कही? शशि थरूर ने। 50 करोड़ की गवर्नमेंट की बात किसने कही? माननीय नरेंद्र मोदी ने। अब मेरा सवाल है, शशि थरूर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही पाकिस्तानी जमीन पर जाकर स्ट्राइक्स हुए हैं। क्या ये सच है? क्या वो जगदीप जी, आप उनको निकाल क्यों नहीं देते? अरे भाई आप निकाल दीजिए। नहीं, सुनिए ना, बात से निकाल सकते हैं विनोद जी। पहले बयान की बात है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं बयान को थोड़ा स्पष्ट कर दूं। तो कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि भाई साहब, आप बेशक मोदी जी की तारीफ करिए, ये मेरी पार्टी की डेमोक्रेसी है और यही मेरी पार्टी का बड़प्पन है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी को रोका नहीं जाता। ठीक वैसे जैसे ट्रंप की स्तुति में एक ट्वीट अगर वो कर देती है अभिनेत्री कम सांसद, तो जो इनके अध्यक्ष है पार्टी के, वो ट्वीट डिलीट करवाते हैं, ये उन्होंने खुद कहा। दूसरी बात, अब मैं सलमान खुर्शीद साहब के बारे में भी आपको बता दूं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 की टूटन के बाद अलगाववाद खत्म हो गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 17 अक्टूबर 1949 से लेकर 2019 तक 94 टाइम्स आउट ऑफ द 97 सब्जेक्ट्स जो है वो अमेंड हुए हैं। 260 आर्टिकल्स आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स अमेंड हुए हैं 370 में। क्या कोई ऐसा सेक्शन या सब सेक्शन 370 का था जो अलगाववाद को रोकता था? दूसरी बात, 370 के बाद हमें हासिल क्या हुआ? बाहर के लोग यहां जमीन खरीद सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल प्रदेश में सेक्शन 118, सिक्किम में 371F, नागालैंड में 371A, मिजोरम में 371G, त्रिपुरा और असम में 6th शेड्यूल अंडर ट्राइबल एरियाज और झारखंड में सेक्शन 46, इनके तहत बाहर के लोग जमीन नहीं ले सकते। सवाल यह है कि ये कह देना कि आर्टिकल 370 की टूटन के बाद अलगाववाद खत्म हो गया, क्या ये सही है? और सलमान खुर्शीद साहब ये बात पूरी करने अपने ही नेता की बुराई कर रहे हो आप, ये पब्लिक मंच पे आके। गजब हो जगदीप जी, समझ नहीं आ रहा मुझे पिछले 5 मिनट से आप कर क्या रहे हो? इतना टाइम दिया आपको, आप अपने नेताओं को ही खंड आपको समझने के लिए जिस बौद्धिक स्तर की जरूरत है वो आपके पास है नहीं के अंदर, तो दुश्मनों की किसको जरूरत है? एक हाथ विनोद जी ये मेरे समय में बोल रहे हैं, कमाल कर दिया आपने यार। आज विनोद जी ये मेरे समय में बोल रहे हैं, कांग्रेस मेरे समय में बोल रहे हैं कांग्रेस। विनोद जी नहीं, उनका तर्क है कि आप अपने ही नेताओं को क्रिटिसाइज करने में इतना समय ले रहे हैं। अपने नेताओं को खंड खंड करने के लिए विनोद जी शिवलिंग पर
बैठा बिच्छू किसने कहा था? अगर मैंने जी, कहा था कि मेरे जी। लिए किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? किसने ये झूठ बोला कि 2014 से पहले हम पाकिस्तान नहीं गए? सवाल ये है कि वो लोग जो, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता की ये दिक्कत है, हमेशा से रहेगी। प्रॉब्लम क्या है कि पढ़े लिखे कुपड़ है और कुपड़ों का कोई इलाज मुझे नहीं लगता यहाँ इस धरती पे किसी के पास है। तो मैं चलिए, सिंपली शब्दों में कैप्टन ये घोष कह के अपनी बात पूरी करूंगा जी, कि मेरी जी। बात के बीच में बोले हैं, लिहाजा मैं बात खत्म करते हुए केवल इतना कहूंगा कि सलमान खुर्शीद साहब का और शशि थरूर साहब के जो दोनों के बयान है, उनका वास्तु स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। और सलमान खुर्शीद साहब की यार, धर्म आप पत्नी को सलमान कांग्रेस चलिए, से चलिए। 3 बार चलिए, कैप्टन घोष के पास चलते हैं। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, एक डिपोटेशन का, कैप्टन साहब, डिपोटेशन का एक मुहिम चली थी। जैसे ही 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया था कि जितने विदेशी लोग हैं उनको विदेशों में भेज दिया जाए, पाकिस्तानियों को। वो कुछ देर बाद बहुत उछलते हैं। कहीं ना कहीं अब आहिस्ता और स्लो पड़ता जा रहा है। क्या लगता है कि इसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, जो विदेश से इलीगल वे में यहां पर आकर के रुके हुए हैं? विनोद जी, सोर्स कोड का भी पूछ लीजिएगा, राफेल के सोर्स कोड का। जो आए हैं इधर अरे इस सोर्स देश के कोड अंदर आपको बताए जाएंगे क्या? ओवर दी क्या पास, पागलों वाली बात मैं करते कहूंगा हो? 60 Highly सालों से classified 70 information साल है। ये हैं या आ रहे हैं। नहीं को किसने बताया? और है तो आपको कौन बताएगा? चलिए कैप्टन साहब बोलिए। ये दोनों पॉलिटिशियंस अपनी बहस कर रहे हैं। तो अच्छा, अब इसमें ऐसा है, देखिए, इलीगल जहां पे भी है, अगर अमेरिका आज इलीगल डोनाल्ड ट्रंप जो है प्लेन भर के हिंदुस्तान भी वापस भेज रहा है और बाकी देशों में, मेरे को समझ नहीं आता कि हम क्यों पीछे रहे। राइट। पहली बात, जितने इलीगल्स हैं यहाँ पे देश के अंदर, वो जो लोग हैं वो देश के हितैषी नहीं है। दे आर दी, कहते हैं ना, ट्रोजन हॉर्स। उन्होंने देश के अंदर सारा किसी नहीं गंद बता जो रहे है, देश सारा का, कुछ जो वो करोड़ों करके रुपया खर्च करके गए। विनोद जी, क्या कह रहे हैं? उसको हथकड़ी लगा के भेजा उनको, कमाल है। हाँ, तो हथकड़ी लगा के भेजा तो हम ठीक है ना, साइंस वो गलत जो जल जाएगा उसको पूरा देश को उसको है ना, तो भाई साहब, वो उसको गए क्यों? सब कुछ बेच के अपना गए क्यों? कंट्री हैज द क्योंकि राइट यहाँ टू सेंड बेरोजगारी की इट। दर अगर आप इतनी नहीं है। भेजना चाहते, हथकड़ी लगा के अरे आपकी बेरोजगारी मर्जी है। इसलिए थी कि मैं तो 70 कहूंगा साल उनको आपने हथकड़ी लगा के यहाँ आपने भेज दिया बेरोजगारी क्यों? इसलिए थी कि खत्म बात। 70 साल में कोलंबिया इलीगल के लोगों को इलीगल नहीं है, भेजा, वो कैसे आए मैक्सिको के हैं लोगों बॉर्डर को पार हथकड़ी नहीं करके। लगाई। अब ये अगर इनके साथ बताइए, बड़ा प्यार है कोलंबिया उनको और इलीगल मैक्सिकन के को साथ में, हथकड़ी क्यों नहीं जिनको लगाई? बसाया इन्होंने कोलंबियंस और कांग्रेस के सालों मैक्सिकन से, के वो बात अलग है। जम्मू में भी जो है रोहिंग्या जो है, आप आम भाजपा प्रवक्ता धारणा क्यों नहीं यही बन है जाते कि भाई साहब? कांग्रेस ने बताया कितनी इनको यहाँ तारीफ पे। करेंगे, कितना ये सम्मान छोड़ करेंगे दीजिए, लोगों का? बात ये जितने शर्म इलीगल करो। हैं हमारे इन लोगों को सबको हथकड़ी लगी, वहां आप पे उसे भी justify कर रहे हैं। करके इनको जो है What वापस are you भेजना saying? चाहिए। You are right. दूसरी बात ये है कि अगर You are अगर blaming कोई our भी जो आज है, की डेट में ऐसा कोई लगता है भी बीच कि में, बात में ही sorry, अपने चरित्र को बेच रही है। चलिए, अगर चलिए, कोई कैप्टन भी साहब। जो आदमी है जो इनको मदद करता है, जो इनका आधार या वो दूसरा बनता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिना आधार के, बिना और कोई डॉक्यूमेंट्स के, राशन कार्ड वगैरह के, ये कैसे सेटल हो रहे हैं? अब बार बार आप देखिए, राजस्थान से लेकर बेंगलोर से लेकर कहां कहां आपको मिल रहे हैं इलीगल्स। ये कब सेटल हुए? कोई 20 सालों से, कोई 25 सालों से सेटल हुआ है। तो ये जो चीज है, इसके अंदर एक पूरी ड्राइव करनी चाहिए। और ये मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी और सारे एनआईए को पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके अंदर एक एक कड़ी का आदमी जो भी है, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उस सबको अरेस्ट करके उनको सजा देनी चाहिए। जो हिंदुस्तानी है और जो बाहर वाला, उसको डिपोर्ट करना चाहिए। जरूरत है तो हथकड़ी लगा के डिपोर्ट चलिए, करें। चलिए, अरे कैप्टन साहब, कैप्टन जब कैप्टन साहब आपको, कैप्टन साहब आपको रोकूंगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा, जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सीधे रवि अरोड़ा जी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनके पास चलते हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्ष का कष्ट अपने शब्दों में बयान करेंगे। ऑल पार्टी मीट में विपक्ष कहते हैं कि जो सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और लगातार निरंतर हर एक बात पर, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या दूसरे, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विनोद जी, देखिए सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है विपक्ष को, और खासकर सभी पार्टी को ये लगता है कि आज उनके ही नेता जब सरकार के साथ उसके समर्थन में उनके फैसलों की निंदा करने की बजाय उनका समर्थन करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास मुद्दे खत्म हो रहे हैं। अब इन मुद्दों के अंदर उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है जो बहुत सेंसिटिव है, देश की जनता से जुड़ी हुई, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता समझ रही है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं विपक्ष को बहुत सोच समझ के फैसले लेने होंगे, क्योंकि आज जो काम हो रहा है यह आने वाली नस्लों के लिए है, आने वाले हिंदुस्तान के लिए है। अगर आप आज इन फैसलों के बीच में जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, अगर आप सिर्फ सियासी जमीन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना होगा जमीनी स्तर पे। मैं मानता हूँ रोजगार के लिए काम करिए, मैं मानता हूं कि आप उन मुद्दों की बात करिए जिसमें जो देश की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां सुरक्षा का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, वहां पर आपको इस प्रकार की बातें करके ये आपको बाज आना चाहिए। और खासकर देखिए जो डिसीजन मोदी सरकार ने लिए, पहलगाम हमले के बाद सरकार पर बहुत दबाव था, मीडिया का प्रभाव था, दबाव था, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का दबाव था, फैसले लिए गए। हो सकता है हमारे साथ हमारा नुकसान हुआ हो, सरकार ना बता रही हो, लेकिन अभी मैं समझता हूँ एक टाइम है, हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरे देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार की बातें कही गई थी कि पूरा देश, सभी सरकारें, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट है, बड़ा अच्छा लगा था सुनकर। लेकिन अब जिस प्रकार से अलग होते जा रहे हैं, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं सभी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों को खासकर, तो मुझे लगता है यह देश की जनता को कहीं ना कहीं आहत होती है। उससे भी ज्यादा देश की जो हमारी सेना है वो आहत होती है, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, और हम जब ऐसी बातें करते हैं, इस पर सियासत करने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं उनके पराक्रम, उनके शौर्य पर, तब मुझे लगता है एक जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बड़े अच्छे जो है प्रवक्ता बिठा रखे हैं, तो मुझे लगता है उनको समझना होगा कि हम कौवे को अगर सफेद बोलना शुरू कर देंगे तो वो सफेद नहीं हो जाएगा, कौवा काला ही रहेगा। आप सच को मानना पड़ेगा, जब पूरा हिंदुस्तान मान रहा है तो विपक्षी पार्टियों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि देश की आवाम सब समझती है। अगर ऐसा ना होता तो मोदी सरकार लगातार अपना वर्चस्व ना बढ़ा रही होती। सभी राज्यों के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस सिमट गई है, जबकि देश की सबसे पुरानी विचारधारा वाली पार्टी, आजादी से भी पहले की विचारधारा है कांग्रेस, जी बिल्कुल, अगर सिमट रही है तो उसका कारण यही है कि वो जो कहना चाहती है, वो चाहती है कि वही सब सुने। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देश की जनता हर चीज समझ रही है। आज मीडिया की बात छोड़ दीजिए, आज सोशल मीडिया इतनी मजबूत हो चुकी है, हर जगह वीडियो बनाने वाले खड़े हैं, कुछ छुप नहीं सकता। अगर कुछ भी नुकसान होता है तो पता लग जाता है उससे पहले। सेना के बयान आने से पहले देश की मीडिया सब बता रही थी, बिल्कुल मीडिया सब बता रही थी, जगह जगह से वीडियो बता रही थी। चलिए डॉक्टर आशीष जी के पास चलते हैं, भाजपा के पास चलते हैं, डॉक्टर आशीष के पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया हमने ये किया वो किया, हमारा अपर हैंड था ये मानते हैं। फिर जब सीज फायर होगा कुछ तो शर्तें रखी होंगी, उसके बारे में कुछ खुलासा कर देना चाहिए, किन शर्तों पे किया था सीज फायर? जी विनोद जी, आपकी बात एकदम सही है कि कुछ ना कुछ शर्तें जरूर रखी गई होंगी, लेकिन राजनीति के अंदर, कूटनीति के अंदर कई चीजों का बहुत महत्व होता है, जिसमें सबसे बड़ा महत्व होता है टाइमिंग का। जब बार बार अभी ये कहा जा रहा है, देखिए जिसका जयराम रमेश उदाहरण दे रहे थे कि वाजपेयी जी ने 3 दिन के अंदर कारगिल के बाद वो बुलाया और सबको बताया, तो उनकी खुद की स्टेटमेंट अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट वाज ओवर। और यहां पे हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसे में अभी कोई भी स्टेटमेंट देना है, जैसे रवि जी भी बहुत अच्छे से बता रहे थे, हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी ने भी बताया कि जब तक अभी ऑपरेशन ऑन है तब तक कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करना या पब्लिक डोमेन में देना या नहीं देना, ये या तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रधान सेवक मोदी जी डिसाइड करेंगे, उनका कैबिनेट डिसाइड करेगा, या फिर
जो हमारे सीडीएस हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, इतनी कुल बुलाहट कांग्रेस को क्यों है ये जानने की कि हमारा क्या नुकसान हुआ। ये कुल बुलाहट क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा। जब बीजेपी के गजेंद्र शेखावत जी भी कहते हैं कि भाई मात्र 15 से 20 दिन के बाद मॉनसून सत्र ऑलरेडी होने वाला है और वहां आपको पूरा चर्चा का मौका मिलेगा और हर जानकारी दी जाएगी, तो आपको ये कुलकुलाहट क्यों है। आप कहते हो इमीडिएटली सत्र बुलाओ। अरे इस समय 51 एमपीज जो कंट्री के हैं वो बाहर गए हुए हैं, उनको बाहर भेज के डेलीगेशन को आप यहां पे मॉनसून सत्र से पहले एक इमरजेंसी सत्र बुला लो। क्यों इतनी कुलकुलाहट है कांग्रेस को, वो समझना जरूरी है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने मुंह की नहीं खाई, उसने भी पलटवार किया। हिंदुस्तान की अकेले की जीत नहीं हुई, हिंदुस्तान का नुकसान भी हुआ। कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो वो बिल्ड करना चाहते हैं, मोदी से घृणा करते करते कांग्रेस वाले अपने ही देश से जो घृणा करने लग गए हैं, अपने ही देश विरोधी हो गए हैं, राजनीति करते करते राष्ट्रनीति करना भूल गए हैं। ये बड़ा ही शर्मनाक है। नहीं तो क्या कुलकुलाहट है 15 दिन, क्या इनका पेट साफ नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इनको? मुझे लगता है जगदीप जी जगदीप जी जवाब देंगे। कुलकुलाहट का कारण ये तो नहीं है जगदीप जी जो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद का बदला हुआ चेहरा है, फिर 15 दिन बाद विनोद जी actually the word is kulbulahat, not kunkunahat. Secondly, I have been continuously trying to restrain my rage while hearing these freaking statements of different people, benignly and I beseechingly supplicate. I had seen their stars. My simple question to the defense expert, I have been continuously trying to ask him, what about the source code? We won't be able to deploy our Rafale with different kind of missiles if we won't have any source code. We had paid price राफेल के to have the एग्रीमेंट की Rafales. कॉपी है आपके इस पास? ऊपर आदमी क्या को आपको विनोद पता है जी, सोर्स इस कोड ऊपर दिया आदमी जाना को था या नहीं करवाइए। दिया जाना था? क्या आपको पता है कि कोई कंट्री सोर्स कोड देती नहीं देती? क्या आपको पता है पाकिस्तान के पास जो F-16 और F-35 अमेरिका के हैं, वो भी अमेरिका कहता है कि मेरा जिस दिन मन करेगा मैं उनको वहां से लॉक कर दूंगा। ये सब चीजें एग्रीमेंट का पार्ट होती हैं, जो यहाँ पे आपके कहने से कोई सोर्स कोड कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को नहीं दे देगी। और आप ना तो डिफेंस एक्सपर्ट है, ना राफेल का एग्रीमेंट आपके पास है, जगदीप जी ना ही इसके जगदीप ऊपर बोलने के लिए आप जी, अधिकृत ये हैं। फ्रस्ट्रेशन का फिर आप कारण ऐसे क्या है? वाहियात शशि थरूर ने सवाल तंग कर दिया उठाते है। क्यों हैं? शशि थरूर और सलमान खुर्शीद की भूमिका से विनोद आप जी, मैं आपसे बड़े आदर से पूछना चाहूंगा, क्या आप, चूंकि आज आपका विषय कांग्रेस की स्टेटमेंट्स पर था, क्या आप मुझे समय देंगे या फिर यही कुपड़ व्यक्ति फिर से बीच में इंटरप्ट करेगा मीनिंगलेसली? अरे जबान संभाल के बात करो। मैंने कुपड़ कहा है भाई, कुपड़ हुआ। बदतमीजी पे मत आओ। आप पढ़े लिखे कुपड़ कुपड़ हो। रक्षा विशेषज्ञों को भी किस तरीके से बात कहते हो? जो आपके मन की बात ना करे, किसी बात का कोई जवाब नहीं बात करे। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, जो मैंने कहा है। ये बीच में ये कितना फ्रस्ट्रेशन का शशि थरूर सलमान खुर्शीद कितना फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं आपको। इस्तेमाल करने लगते हो। विनोद जी, मेरे टाइम में ये लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। ये कुपड़ व्यक्ति नहीं समझ पा रहे कि इनका समय नहीं है। जगदीप जी पहले भी कहा था, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि शब्दों के चयन में विवेक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। शब्दों के चयन जो है ये कोई भर्त्सना नहीं है। मेरा कैप्टन साहब, जब बिना कैप्टन साहब, जगदीप जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। जगदीप जी कुछ सवाल कर रहे हैं कैप्टन साहब से। नहीं जगदीप जी, आप कैप्टन साहब से, कैप्टन साहब आप मेरी बात नहीं सुन, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। मैं कैप्टन साहब को बोल रहा हूँ कि जगदीप जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, आप सुनिए तो सही। थैंक यू जी, जी कैप्टन साहब सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरा नक्शल में मेरी 3-4 बातें हैं, मैं फिर से कह दूं। आपके इस मंच से मैं चुनौती दे रहा हूं। विनोद जी पहले इनसे क्षमा याचना मांगिए। मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने क्षमा मांग लिया, मैं भी मांग लिया। कुपड़ का क्या अर्थ होता है मुझे बताइए। जो व्यक्ति किसी की बात में बोले वो पढ़ा लिखा कुपड़ है। मैं तो यही कह रहा हूँ, क्या गलत यार कह रहा हूं? आप एक नंबर के अनपढ़ आदमी हैं। बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ, आदर के साथ कह रहा हूँ। जगदीप जी आप कैप्टन साहब से सवाल पूछिए। आपको मैंने कहा आप कैप्टन साहब से सवाल पूछिए, वो इंतजार कर रहे हैं। ये बीच में चुप नहीं करेंगे तो कैसे पूछूंगा? कोई बात नहीं, मैं म्यूट करवा देता हूँ। ऐसा मजाक नहीं है ना, ये हर बार अरे आपको तमीज है बात अभी तो करने कह रहा की। हूँ, शशि थरूर को आप मैं क्या बड़े बोलोगे? आदर से आपको MP कह है रहा वो, हूँ, मैं आप बड़े आदर से आपको कह रहा कभी हूँ। लड़े हो, आप सवाल पूछिए कैप्टन साहब, क्यों नहीं कम कर देते आप? कैप्टन साहब आपका क्यों नहीं कम इंतजार कर कर देते रहे आप इसकी हैं। आवाज?
अगर मैं बीच में इंटरप्ट करता हूं, मेरे भी कर दीजिए, यू हैव अ राइट। चलिए मेरा ये सवाल है, कैप्टन साहब इंतजार कर रहे हैं। चलिए महादेव के शिवलिंग पर बिच्छू किसने बिठाया था? मेरा ये सवाल है। मेरा ये सवाल है कि शशि थरूर साहब ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले हम पाकिस्तानी धरती पर कभी प्रवेश नहीं हमने किया, तो क्या 1971 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे वो सही बात नहीं है? मेरा ये सवाल है, अगर सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि अलगाववाद जो है वो 370 की टूटन के बाद खत्म हुआ, तो मेरा सीधा प्रश्न है, क्या आर्टिकल 370 तो ये बता दो आज यहाँ पे डिबेट में, सलमान खुर्शीद तुम्हारा नेता है कि नहीं है? कैप्टन साहब आपसे सवाल पूछे हैं जगदीप जी ने, आप उसका रिप्लाई करना होगा। कैप्टन साहब, जगदीप जी तभी ने मैं 2-3 कह रहा था सवाल- ये कुपड़ आदमी है जो आपने सवाल बिठाया पूछा है। इन्होंने, अरे छोड़ो, जी, अनपढ़ की बातें नहीं सुना करते हम। मेरे पे कोई सवाल पूछा इन्होंने जी एक, इन्होंने हाँ जरूर मैंने सोर्स कोड पर पूछा था ये F-35 के बारे में। जी F-35 देखिए, मैं आपको बता दूं, F-35 अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि इंडिया को बेचे, पर इंडिया ने नहीं लिया क्योंकि हमें उसकी कमियां पता है। क्योंकि F-35 बेसिकली एक वाइट एलिफेंट है आज की डेट के अंदर, और अमेरिका उसको चीन की तरह ही बहुत उसको बड़ा चढ़ा के कहता है नहीं जी ये बहुत अच्छा हवाई जहाज है। उसकी पता लग गई अभी इस ऑपरेशन के अंदर कि कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है वो। इसीलिए हिंदुस्तान ने F-35 नहीं लिया और वो रफाल लिया था। बताइए। चलिए विनोद जी, हमारा रक्षा बजट कितना है इनसे ये पूछ लीजिए, और इनसे ये पूछ लीजिए कि अगर हमने राफेल खरीदा था तो सोर्स कोड जो कि खरीदार का राइट है, सोर्स कोड क्योंकि जहाज को चलाने के लिए जरूरी है, उस पर उपकरण लादने के लिए जरूरी है, वो क्यों नहीं लिया गया, वो इनसे पूछ लीजिए। और रक्षा बजट जो है वो 83.6 बिलियन है, जिसमें से 700 मिलियन सिर्फ एक ही सिर्फ काउंटर आपने सवाल है इनसे एक काउंटर सवाल है जो ये रफाल का सोर्स कोड बार बार कह रहे हैं। इतने हथियार 60 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, इन्होंने बाहर से हथियार खरीदे, क्या इन्होंने सबके सोर्स कोड लिए? बोफोर्स का सोर्स कोड लिया? सोर्स कोड को छोड़िए, रक्षा विशेष उसके बिना वो फोर्स चल गई जनाब। बात ये सोर्स कोड का होता ही नहीं था जनाब। फोर्स हैड फोर्स वुड हैव एनी सोर्स कोड। अब आप सुन लीजिए ना, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। जगदीप जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जरा आराम से सुन लीजिए ना। जगदीप जी सुन लीजिए, जगदीप जी सुन लीजिए, कैप्टन साहब बोल रहे हैं आराम से, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। अब सोर्स कोड की जो बात है आपकी, यहाँ पे जो सोर्स कोड है वो जब से रफाल आया है तब से गवर्नमेंट कह रही है सोर्स कोड देने के लिए, पर कोई भी गवर्नमेंट अपना सोर्स कोड जो भी है, चाहे अमेरिका है चाहे जो भी आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं, वो नहीं देते सोर्स कोड। बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, जो हमारी इंडिजिनियस वेपन्स हैं उसके अंदर एस्ट्रा मिसाइल है या हमारी दूसरी रुद्राक्ष मिसाइल रुद्राम जो है वो मिसाइल वगैरह सारी है, वो सारी इंटीग्रेट करके दी है। उनके यहाँ पे टेक्नीशियन यहीं पे बैठे हैं, ठीक है, और अभी भी चल रहा है उसके उनके साथ में कि जी हमारे को जो सोर्स कोड वो आपने देना है। और मेरे को लगता है कि सोर्स कोड मिलेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर वो सोर्स कोड नहीं देंगे हिंदुस्तान को तो आगे के जो रफाल जो खरीदने हैं वो तो बंद हो गए, क्योंकि इसके बिना जो है कार्रवाई आगे चलेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम यहाँ पे बिठाई है। चलिए रवि जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ये आरोप लगा रही है सिर्फ एक सेकंड, विनोद जी सिर्फ एक सेकंड, विनोद जी सिर्फ एक सेकंड, जी जी एक सेकंड। वो फोर्स तोप का सोर्स कोड नहीं होता। मैं बड़े सम्मान से इनको चुनौती देकर कह रहा हूं, और जब वो फोर्स ली गई थी स्वीडन से, उस वक्त ना तो सोर्स कोड जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी ना उसका सोर्स कोड होता है। दूसरी बात, हमने राफेल 3 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा है, तो हमारा राइट। आज की डिबेट सलमान चलिए खुर्शीद के ऊपर है। चलिए हमने रफाल जो खरीदा, रवि जी सवाल ये उठता है कि ये कह रहे हैं कि मिसलीड कर रहे हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाया है उसको, हमने इनकी तरह नहीं कि ऑफ द शेल्फ खरीद के। जी मिस्टर डिफेंस एक्सपर्ट, देयर इज नो सोर्स कोड ऑफ बोफोर्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। चलिए रवि जी, सवाल ये उठता है कि विपक्ष ये लगातार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार जनता को गुमराह कर रही है, इसके पीछे विपक्ष की क्या इंटेंशन है? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि हम जीत रहे हैं, पूरी दुनिया बता रही है, विदेशी मीडिया बता रही है, खासकर अमेरिकी अखबारों ने
इस प्रकार से बताया हमने, उन्हें कितने बेस एयरबेस उड़ाए, तालिबान के अलावा तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ हमारे। कर दी, कितने आइए हमने अपने लोअर 24 कंट्रियों में उनको दे दिया। ट्रंप आपका सीज फाइल करवाते हैं, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताते हैं और जीत हम रहे हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते जनाब, राजनीतिक विश्लेषक साहब? Why you won't be a spokesperson of BJP? Vinod ji, let him have a strong BJP spokesperson. That will be pretty suitable for him. All the time विपक्ष कहाँ के राजनीतिक विश्लेषक होते हैं? भाजपा के अलावा तो आपको कुछ आता नहीं। स्तुति गान आप भाजपा का करते हैं, विपक्ष से आप हमेशा खिलाफ होते हैं। राजनीतिक विश्लेषक वो होता है जो भाई साहब सबको एक जैसी निगाह से देखे। अब देखिए आपके सहयोगी भाजपा के प्रवक्ता बीजेपी कर आ गए आपको बचाने। कोई नेता मुझे पता है I do have to debate with 3 different spokespersons of BJP at a time. I'm simply asking, being a political expert, you have to put further things, those which can be vindicated. भाजपा मोदी जी तो जाइए ना, भाजपा में कौन मना कर रहा है भाई साहब? फिर आप भाजपा आपको प्रवक्ता बना के भेज देंगे। तालिबान के अलावा हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों हमारे सैन्य बलों का अपमान किया? सुरेश पर बोलिए, जगदीश देवड़ा पर बोलिए, आप बोलिए रामचंद्र देवड़ा पर, आप बोलिए आरएस पठानिया जैसे मूर्ख व्यक्ति पर क्यों नहीं बोलते आप? बताइए, आरएस पठानिया ने जो बयान दिया वो सही था? बताइए, राजनीतिक विश्लेषक से हमारी सेनाएं सोई है। विनोद जी देखिए, अरे छोड़ो यार, तीन प्रवक्ता बात कर रहे हैं लेकिन किसी मुद्दे की बात कोई नहीं कर शर्म नहीं आती इनको यार। अगर आप सैन्यों का अपमान, अरे भाई मुझे शर्म कहाँ आएगी? आप जैसे ऊपर व्यक्ति से पाला पड़ा नहीं, आप शर्म करते अपने समय में तो आप मुझे लगता है आपने अपने समय में बोला तो ये पब्लिक है, सारे लोग ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, एक एक करके बोलिए। रवि जी को सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता है, आप सब सीजन लोग हैं। चलिए रवि जी कंक्लूड कीजिए। रवि जी। जी मुझे लगता है हमें सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस को भी पूरा समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बिना कांग्रेस के भी सरकार फैसले नहीं ले पाएगी, यह समझिए। ऐसे में एक माहौल बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत कहीं ना कहीं जो है दबाव में है। किसी अगर सरकार को दबाव में काम करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगी। चलिए डॉक्टर हांडा जी, डॉक्टर हांडा जी विनोद जी आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे बार बार हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता एक बात उठा रहे हैं कि भाई भारत के साथ कौन खड़ा था, भारत के साथ कौन खड़ा था। अरे वो जमाना गया जब भारत रोता रोता बाकियों के पास जाता था, मेरी मदद करो, मेरा समर्थन करो। अब भारत घर में घुस के मारता है और पाकिस्तान रोता रोता जाता है, कोई मुझे बचा लो त्राहिमाम। अच्छा हम कहते हैं और खुद पाकिस्तान मानता है कि हमने पाकिस्तान के 11 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। कौन सी कंट्री ने आके भारत के एक्शन को कंडेम किया, ये बता दीजिए आप। ये चाइना और पाकिस्तान और टर्की की दिल्ली के अलावा अरे कौन खड़ा साथ हुआ आपके सिंदूर में? मिस्टर कुपड़ खड़ा नहीं है और साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया और जैसे जैसे कांग्रेस खत्म, बहुत बढ़िया विदेश नीति है। मालदीव, भूटान, श्रीलंका, ये तो कांग्रेस जानती है, रशिया, जो उनका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस कोई खड़ा नहीं है। भेजा। अरे और नीति बहुत बढ़िया है। विदेश मंत्री पहले बता देता है नीति बहुत बढ़िया है। में तुम्हारे नेता भी हैं, सेनाओं का अपमान आप करते हैं, नीति बहुत बढ़िया है। मोदी जी पर पुष्प वर्षा करने के लिए कर्नल सोफिया के परिजनों को बुलाया जाएगा, नीति बहुत बढ़िया है। वही तो पूछ रहा हूँ, अरे आप मैं बड़े आदर से पूछ रहा हूँ। हांडा साहब, मुस्लिम नेता है, फिर भी पाकिस्तान को गाली देने का हिम्मत रखता है। अरे हांडा साहब चलिए मैं बड़े प्रेम से आपको कह रहा हूँ हांडा साहब। जगदीप जी समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हांडा आपका भी, कैप्टन गौड़ आपका भी, रवि अरोड़ा जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।